हेलो जी, राधे राधे। यहाँ पर हमारा तमस उपन्यास आज का टॉपिक है, जो कि आपके हर परीक्षा में पूछा जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट, एमपी सेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से। तो इसके हम सभी तथ्यों को देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, उन सब पर यहाँ पर चर्चा करेंगे, ताकि आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं हो। तो सबसे पहले आपको जान लेना है, जो तमस उपन्यास है, ये भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है। भीष्म साहनी का नाम याद रखना है, ध्यान रखना। और भीष्म साहनी के द्वारा लिखित ये सबसे प्रसिद्ध उपन्यास भी है। ये उपन्यास 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखना। 1973 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ये ज़रूर आप याद रखना। भीष्म साहनी जी के बारे में हम आज की जो क्लास है उसके थोड़ा-सा लास्ट में देखेंगे, ठीक है? हालाँकि मैं शुरुआत में ही उनको रखती हूँ, लेकिन आज लेखक को थोड़ा-सा बाद में रखा है। तो प्लीज़ परेशान ना हों और पूरी वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि आपके लिए वही चीज़ें तैयार करके मैं लेके आ रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको पसंद आती है तो भई कमेंट ज़रूर कर दिया करो, बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगती हैं। आगे है, इसकी जो कथा वस्तु है, ये 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। सबसे पहले तो ये जान लेना है कि अगर पूछ लिया जाए विभाजन पर आधारित है, तो बिल्कुल ये देश विभाजन के जो उस समय का, देखो, देश विभाजन के कारण ही ये सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ये ध्यान रखना। ठीक है? जो ये दंगे फसाद हुए थे, वो विभाजन के कारण ही हुआ थे, उसी के दौरान हुए थे। तो ये ध्यान रखना है। 1947 में ये भी विभाजन वाले ही उपन्यासों की श्रेणी में आता है, तमस्वी, ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और सांप्रदायिक दंगे किसे बोलते हैं? जिसमें अलग-अलग धर्मों के लोग जब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसे सांप्रदायिक दंगा कहा जाता है। और इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन-सा ऐसा उपन्यास है जिसमें केवल 5 दिन की कथा वर्णित है? तो ये तमस उपन्यास है, ये ध्यान रखना, जिसमें केवल 5 दिन की कहानी है। और ये उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है, ये भी ध्यान रखना। इसमें लाहौर के आसपास, देखो, पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर ये आधारित है, और इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कथा वर्णित है। आगे है, पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है, और जो दूसरा भाग है उसमें अनेक गांव इस उपन्यास की परिधि में आते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसमें जो 2 खंड है उपन्यास में, उसमें पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी है, ठीक है? सांप्रदायिक लड़ाई दंगे की कहानी है, और दूसरा जो भाग है उसमें अनेक उपन्यास हैं जो इसकी परिधि में, अनेक जो गाँव हैं वो इस उपन्यास की परिधि में आते हैं। आगे है, इसका कथासार देखते हैं। इसकी भूमिका नहीं है तो परेशान मत होना। भूमिका हर किसी उपन्यास की नहीं है। 13 में से मुश्किल से 7-8 उपन्यास है जिसकी भूमिका है, और मैं हर क्लास में आपको भूमिका करवा रही हूँ, लेकिन जिसमें नहीं है उसको भी कहाँ से करवाऊँ? तो कथा सार इसका अगर हम देखेंगे, तो उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार द्वारा सूअर मारने की घटना से होता है। जो ये हाइलाइट पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तमस उपन्यास का आरंभ कहाँ से होता है? तो नत्थू चमार, यहाँ पर जो नाम दिया गया है उसको ध्यान रखना। नत्थू चमार द्वारा वो एक सूअर को क्या करता है? मार देता है ना? और मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है। मुराद अली के कहने पर ही जो नत्थू चमार है वो क्या करता है? सूअर मारता है, ये ध्यान रखना। और वो अंग्रेजी सरकार के कहने पर ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार का जो मुख्य जो उद्देश्य था, वो था हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाना, ठीक है? और वो काफ़ी हद तक क्या है, पूरी तरह से अपनी चाल में कामयाब भी हुए, और आज तक वो जो उनकी चाल है ना, वो उल्टी नहीं पड़ी है ना? आप देख सकते हो कि किस तरीके से आज भी हमारे देश में रहने वाले जो हिंदू मुसलमान हैं, उनके बीच में कितना मतलब डिफरेंसेस हैं, या फिर अगर हम कहें तो वो एक-दूसरे के कभी हो ही नहीं सकते हैं, है ना? तो ये मुराद अली के कहने पर जो नत्थू चमार है वो सूअर मारता है, और नत्थू चमार को 5 रुपए देता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कितने रुपए देकर के मरवाता है? तो 5 रुपए दे देता है, और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है। हालाँकि जो मुराद अली है वो मुसलमान है ना? और वो बहुत अच्छे से जानता था कि जो मुसलमान है वो सूअर से क्या करते हैं? नफ़रत करते हैं, और इससे जो सांप्रदायिक दंगा है, जो आग है, वो भड़क जाएगी। और इसीलिए क्या करता है? मस्जिद की सीढ़ियों पर उसको फेंकवा देता है। इस घटना से मुसलमानों में खलबली मच जाती है, और एक गाय भी मार दी जाती है। जब वो सूअर को मारते हैं, सूअर मारा गया है किसके द्वारा? एक हिंदू के द्वारा। और मुसलमान गाय को मार देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं गाय के मारने पर हिंदुओं में खलबली मच जाएगी। तो दोनों तरफ क्या होता है? एक-दूसरे के जानवर को मार करके यहाँ बदला
हो लिया जा रहा है। आगे देखते हैं, फलस्वरूप क्या होता है कि शहर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाता है, ठीक है? तनाव बढ़ जाता है और दोनों संप्रदाय एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। नागरिकों का जो एक शिष्टमंडल है यानी कि गाँव के जो सभ्य नागरिक हैं या फिर जो शांति चाहते हैं, जो गाँव के पंच लोग अगर हम कहें, है ना? जो बड़े-बड़े लोग हैं, वो क्या कहते हैं जो डिप्टी कमिश्नर है वहाँ का रिचर्ड, उससे मिलते हैं और मिलकर के शांति स्थापना करने की जो है गुज़ारिश करते हैं। लेकिन शिष्टमंडल के जो प्रमुख हैं, वो कौन है? बख्शी जी हैं, वो शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं। बिल्कुल सही सलाह देते हैं। अगर कर्फ्यू पहले ही दिन पर लग जाता, तो क्या है कि शहर में इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन जो रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता है, वो कर्फ्यू लगाने की बात को स्वीकार नहीं करता है, मना कर देता है। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। उसे सब कुछ पता है, अरे चाल तो उन्हीं की थी, है ना? भई चाल तो उन्हीं की थी। तो पता तो उन्हें था ही सब कुछ, है ना? उन्होंने ही तो इसमें चिंगारी डाली है, तो फिर वो क्यों इसको बंद करेंगे? वो क्यों इस आग को बुझाने आएँगे? तो गंभीरता को जानते हैं कि ये सांप्रदायिक जो दंगा है वो अपना भयानक रूप ले रहा है और धीरे-धीरे इसमें कितने लोगों का नुकसान होगा। लेकिन उसने क्या किया? अनजान-सा बना रहा। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगती है। ठीक है? असली बात तो ये है कि हमारे देश में चाहे वो पहले का समय अंग्रेज़ों का समय, चाहे वो मुगलों का समय हो, चाहे वो अब हिंदू सरकार हो, ठीक है? कोई भी हो, कोई भी नेता हो, ये कभी भी आम जनता के सगे नहीं होते हैं, कभी भी। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेना, कोई भी नेता हो, कोई भी हो, कोई किसी का सगा नहीं होता है। ये आम जनता के तो कभी नहीं हो सकते, है ना? ये आम जनता में हमेशा फूट डालकर ही राजनीति करते हैं और आज भी ऐसा ही हमारे देश में हो रहा है। तो परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुल कर के होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह आग गाँव तक भी फैल जाती है। सैयदपुर का नाम यहाँ पर आया है। सैयदपुर में सिखों और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। ठीक है? ये नाम गाँव का नाम याद रख लेना। सैयदपुर में क्या होता है, सिखों और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है और सांप्रदायिकता की ये जो आग है ना, वो गाँव तक मतलब आस-पास के जो गाँव हैं, वहाँ तक भी फैल जाती है। आपने शायद ये दंगा ऐसा है नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने देखा है, मेरे शहर में भी ऐसा हुआ था और अभी 2014-15 शायद 2012-13 का शायद टाइम था, मुझे नहीं पता है। उस समय ये हमारे शहर में इस तरह का दंगा हुआ था और आज भी जब उस दंगे को हम याद करते हैं ना, तो मतलब अंदर से क्या होता है, रूह सी काँपती है ना? वो दिन कितना भयंकर था, पूरे शहर में चारों तरफ आग, लूट के ले जाना और आस-पास के गाँव को जब पता चला, तो उन सब ने ही क्या किया, शहर वालों को भी बचाया भी उन्होंने ही है ना? तो दोनों ओर बाकायदा मोर्चे खुले हुए हैं, भयानक रक्तपात होता है, कितने ही लोगों की यहाँ पर जान चली जाती है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएँ में कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। ठीक है? जो सिख औरतें हैं वो क्या कर लेती हैं, उनके डर से अपने बच्चों को लेकर के कुएँ में कूद जाती हैं। सारी बर्बादी हो जाने के बाद जब सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब सारी बर्बादी हो जाती है, जब उन्हें लगता है कि अब हमारी जो चाल है वो कामयाब हो चुकी है, तब वो क्या करते हैं, बीच में टाँग अड़ाने की कोशिश करते हैं और फिर करते क्या हैं, आगे देखते हैं। नगर और गाँव के ऊपर से एक हवाई जहाज़ मंडराता है और सारे माहौल को मिनट में बदल देता है। ठीक है? गा नगर और गाँव के ऊपर से क्या होता है, सरकार की तरफ से एक हवाई जहाज़ भेजा जाता है, जो सारे माहौल को मिनट में बदल देता है, यानी कि लोग उससे डर कर के अपने-अपने घरों में दुबक जाते हैं। जो दंगा-फ़साद जो हो रहा था, वो शांत एकदम से हो जाता है। अगर ऐसा सरकार आप सोचिए, अगर पहले ही कर देती, है ना? पहले ही दिन, पहले ही घंटे, पहले ही समय में कर देती, तो इतना नुकसान क्यों होता? कर्फ्यू भी लगा दिया जाता है। कर्फ्यू जब लगाया जाता है जब भारी तबाही मच जाती है, जगह-जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी बना दी जाती है। ठीक है? शांति कायम करने के लिए बाद में क्या करती है सरकार, अन्य कमेटी बना देती है, लेकिन जो दोनों का नुकसान हो चुका है, पहली बात तो वो, ठीक है? और नुकसान हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन जो दोनों के मन में जो नफ़रत की आग है, क्या वो अब ये जो बाद में सरकार जो इस कदम को उठाती है, क्या उससे कभी भी जो नफ़रत है वो मिट सकेगी? कभी नहीं मिटती है ना? जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख हैं। ये ध्यान रखना है। अन्य अमन कमेटी के सदस्य, अमन का मतलब होता है शांति, ठीक है? शांति चाहने वाले जो कमेटी बनाई गई है शांति कायम रखने के लिए, उस कमेटी के सदस्य एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते रहते हैं।
लेकिन जो होना था वह तो हो चुका था। लोग अपने परिवार से, घरों से बिछड़ चुके थे, उनके घरों को जला दिया गया, संपत्ति लूट ली गई, शरणार्थी कैंपों में अपनी बहू-बेटियों का पता पूछ रहे हैं। तमस उपन्यास इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। ठीक है? अगर आपने भी ऐसा कोई संघर्ष देखा है अपनी ज़िंदगी में तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। आगे है मुख्य पात्रों को हम देख लेते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जो भी बच्चे नए हैं और सब्सक्राइब करके भई अनसब्सक्राइब ना करा करो, है ना? और लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। आगे नाम आता है नत्थू चमार का। नत्थू चमार ये ₹5 में मुराद अली के कहने पर सूअर को मार देता है और कहाँ फेंक देता है? मस्जिद की सीढ़ियों पर। मुराद अली अंग्रेज़ों का चमचा है, पतली बेंत की छड़ी झुलाता रहता है, ठीक है? और इस तरह का काम करने वाले का ना घमंड झलकता है, एक अभिमानी आदमी ऐसा करता है ना? पतली बेंत की क्या झुलाता रहता है, छड़ी झुलाता रहता है। बख्शी जी ये जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं बख्शी जी, जो अभी हमने ऊपर देखा था, जो कि अमन चाहने वाले हैं। शिष्टमंडल नागरिकों का जब अम, उसके पास जाते हैं डिप्टी कलेक्टर के पास, तो उसका प्रमुख कौन होता है? बख्शी जी होते हैं। मास्टर रामदास ये कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता है, कामचोर और स्वार्थी भी है ना? कश्मीरी लाल कौन है? कांग्रेस का कार्यकर्ता है कश्मीरी लाल। जनरल सिंह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जनरल सिंह भी ये मानसिक रूप से विकृत आदमी है, ठीक है? जो जनरल है, वो क्या है? मानसिक रूप से विकृत है। वर्षों जेल में रहने के बाद ये कमज़ोर हो गया था। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे पर नाचा था, ठीक है? नेहरू जी के साथ में वह भी रावी नदी के किनारे पर नाचा था। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कौन नाचा था? तो ये जनरल सिंह थे और ये 1928 29-30 की बात है शायद 29 या 30 की बात है। जब नेहरू जी कांग्रेस अधिवेशन के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे और उस समय इन्होंने रावी नदी के किनारे पर झंडा भी फहराया था, ठीक है? शहर से वॉलंटियर बन कर के ये लाहौर गया था। आगे शंकर लाल का नाम आता है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। शंकर लाल भी मेहता के विरोधी हैं, ठीक है? मेहता का विरोधी है। देशराज, अजीत सिंह अजीज, ये सब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आगे नाम आता है मेहता जी का, ये जिलेस कांग्रेस कमेटी का सदस्य है। देखने में एकदम जवाहरलाल नेहरू जैसा दिखता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये देखने में कैसा लगता है? बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू जैसा। कुल मिलाकर 16 वर्ष जेल में काट कर आए और कांग्रेस कमेटी के प्रधान बन गए। सबसे उजली खादी भी यही पहनते थे, ठीक है? सबसे उजली खादी यानी कि उजले चमकते हुए वस्त्र कौन पहनते थे? तो मेहता जी पहनते थे। देवदत्त कौन है? ये कम्युनिस्ट है। रिचर्ड कौन है? ये जिला कलेक्टर था और जिसकी पत्नी का नाम है लीजा। ठीक है? लीजा कहती है कि मतलब हाथों में बीच में जाना चाहिए और इस दंगे-फ़साद को रोकना चाहिए, लेकिन रिचर्ड मना कर देता है। रिचर्ड की पत्नी है पुण्यात्मा वानप्रस्थ, ये संस्कृति के ज्ञाता हैं। पुण्यात्मा वानप्रस्थ। मास्टर देवव्रत ये अखाड़ा संचालक हैं, ये ध्यान रखना है। मास्टर रामदास अभी हमने ऊपर देखा था जो स्वार्थी है, लेकिन देवव्रत कौन है? ये अखाड़ा संचालक हैं। दानवीर प्रधान शहर के जाने-माने व्यापारियों में से एक है। दानवीर प्रधान बोधराज ये शब्द वेदी बाण चला सकता था, ठीक है? शब्द वेदी बाण चलाने में माहिर कौन था? तो ये बोधराज हैं। शब्द वेदी बोध ऐसे याद रख लेना। रघुनाथ अकेला ऐसा हिंदुस्तानी आदमी है जिसका कि जिले के कलेक्टर रिचर्ड के साथ में उठना-बैठना था, ठीक है? रघुनाथ का उठना-बैठना किसके साथ में था? रिचर्ड के साथ में था, ये ध्यान रखना। हयात बख्श मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता है, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता है। मुस्लिम लीग की अगर हम स्थापना की बात करें तो ये 1906 ईस्वी में हुई थी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है जीके का। हर्बर्ट कौन है? मिशन कॉलेज का अंग्रेजी प्रिंसिपल है। मौलादाद ये बिजली कंपनी में क्लर्क है मौलादाद। जत्थेदार किशन सिंह गुरुद्वारे में सुरक्षा प्रबंध का मोर्चा इसने संभाल रखा था। वह पहले वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका था और वर्मा की लड़ाई के दांव-पेच वह अपने कस्बे के मुसलमानों पर चलाना चाहता था। ठीक है? तो जत्थेदार किशन सिंह जो है ये गुरुद्वारे में सुरक्षा प्रबंध का इसने मोर्चा संभाला था। सलोत्री साहब इनका नाम लेकर मुराद अली ने नत्थू चमार से सूअर मरवाया था, ठीक है? सूअर मरवाने के लिए और बोला था कि सलोत्री साहब ने मरे हुए सूअर की माँग की है। तो ये सलोत्री साहब के कहने पर ही सूअर को मरवाया गया था, ये याद रखना। आगे है सरदार हरि सिंह, ये गुरुद्वारे की दाईं ओर से बंदूक चलाने का मोर्चा इन्होंने संभाला था, ठीक है? गुरुद्वारे के दाईं ओर से बंदूक चलाने का जो मोर्चा है, ये हरि सिंह को सौंपा गया था, लेकिन दाईं ओर का मोर्चा नकारा साबित हुआ। ठीक है? दाईं ओर को का मोर्चा इनको दिया गया था, लेकिन इन्होंने जिस मोर्चे को सँभाल रखा था, वो नकारा साबित हुआ क्योंकि सरदार हरि सिंह ने अपने हमसायों पर गोली चलाने को स्वीकारा नहीं था। ठीक है? इन्होंने गोली नहीं चलाई थी। ये मतलब ऐसा लगता है ना कि जिन इंसानों के साथ हम इतने दिनों से रहे हैं,
उनके साथ खाया एक थाली में, पहले हिंदू मुसलमानों में एकता थी, है ना? किसी टाइम पर और उन पर ही गोली चलाना इन्हें नहीं गँवारा हुआ। हरनाम सिंह बंतो हरनाम सिंह और बंतो ये कौन है? दंपति हैं। ढोक इलाही बख्श के अकेले सिख निवासी हैं। ठीक है? ढोक इलाही बख्श के अकेले सिख निवासी हैं। इसके अलावा बिशन सिंह मनिहारी वाले, युवा प्रीतम सिंह, सोहन सिंह, बलदेव सिंह, इकबाल सिंह, राजो अल्लाह रक्का, प्रकाशो, लक्ष्मी नारायण, गोपाल सिंह, एहसान अली, अकरा, सरदार तेज सिंह, शेख गुलाम रसूल। ठीक है? इन सभी का नाम भी यहाँ पर आता है। तमस उपन्यास एक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है। ठीक है? ये याद रखना है पॉइंट, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास कौन-सा है? तो तमस है। आगे प्रमुख उदाहरणों को अगर हम देखें तो बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उसके होठों के आसपास खेलती रहती है। ये कौन कहते हैं? रिचर्ड कहते हैं। ठीक है? ये रिचर्ड का कथन है कि बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी उनकी धीमी सी मुस्कान है जो उसके होठों के आसपास रहती है। आगे हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है। उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वे किन-किन बातों में एक दूसरे से अलग है। ठीक है? तो हुकूमत करने वाली ये रिचर्ड का कहना है और देख लीजिए इनके जो कथन है ना उनसे ही साफ पता चल रहा है कि ये लोग जो है आम जनता के कभी भी सगे नहीं हो सकते। अ, हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते। सिख लोग झटका का मांस खाते हैं जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। रिचर्ड कहते हैं रिचर्ड ने मतलब ये तरीका निकाल लिया उनको उनमें उनमें आपस में फूट डलवाने का इन्होंने तरीका निकाला था। उनकी जो भिन्नताएँ थी, उनको बस इन्होंने क्या किया गौर किया और उसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया। आगे है अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा है? ठीक है? असली बात तो ये है शासक को खतरा जब होता है जब प्रजा में एकता होती है और हमारे देश में ऐसा हर कोई जो शासक आता है ना, वो इसी बात का फ़ायदा उठाने की हमेशा कोशिश करता है और आज के जो शासक हैं ना, आज के जो राजा-महाराजा हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, है ना? हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, चाहे वो हिंदू-मुसलमान के नाम पर, मंदिर-मस्जिद के नाम पर या फिर जातिवाद के नाम पर, है ना? लड़ा रहे हैं और हम लोग हैं कि आपस में लड़ भी रहे हैं। दुखों से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है। मुझे लगता है जो हमारे नेता हैं ना, उन्होंने भी ये वाला जो उपन्यास है बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। दुखों से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है। ठीक है? दुखों से जब के दुःख आते हैं आदमी पर कोई भी, तो वो क्या करता है सबसे पहले औरत की तरफ ही वो मुड़ता है। ये किसका कथन है? तो लेखक का कथन है। आगे है हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता। ये कौन कहते हैं? देवदत्त कहते हैं। ठीक है? हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, पुराने संस्कारों पर हम पर गहरा प्रभाव है। अगर मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता। आगे है अगर हिंदू मुसलमान सिख मिल जाते हैं तो अंग्रेजों की हालत कमजोर पड़ जाती है। अगर हम आपस में लड़ते रहते हैं तो उनकी हालत मजबूत बनी रहती है। ये कौन किसका कथन है? तो मीर दाद का कथन है। ठीक है? मीर दाद का कथन है और इसीलिए वो उनमें एकता नहीं स्थापित होने देते हैं, इसीलिए उनको लड़ाते हैं आपस में, है ना? फसाद करने वाला भी आज भी अगर हमारे भारत के सभी चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, अगर एक हो जाए ना तो किसी नेता या किसी सरकार की ये मजाल नहीं है कि वो तो अपनी तानाशाही चला दे, है ना? लेकिन इसी चीज़ का क्या है सभी जो सरकारें होती हैं चाहे अंग्रेज हों या कोई भी हो वो उसका फ़ायदा हमेशा से उठाते आए हैं। आगे है फसाद करने वाला भी अंग्रेज, फसाद रोकने वाला भी अंग्रेज, भूखों मारने वाला भी अंग्रेज, रोटी देने वाला भी अंग्रेज, घर से बेघर करने वाला भी अंग्रेज, घरों में बसाने वाला भी अंग्रेज। ये बख्शी जी का कथन है। बख्शी जी कांग्रेस कमेटी के मतलब कार्यकर्ता थे शायद, है ना? और जो है बख्शी जी मुख्य थे, है ना? जो शिष्टमंडल था उसके क्या थे? मुख्य हेड भी बख्शी जी थे और ये अच्छे से जानते थे, है ना? फसाद का किया करवाया किसने? अंग्रेज़ों ने करवाया है और फिर बाद में रोका किसने? अंग्रेज़ों ने रोका है। इतने गाँव तो जल गए रिचर्ड, अभी भी तुम्हें काम है, अब तुम्हें और क्या काम करना है? ये लीजा कहती है जो कि रिचर्ड की कौन है? पत्नी है, ठीक है? वो कहती है कि इतने गाँव तो जल गए रिचर्ड, अभी भी तुम्हें कुछ काम है। आगे मुझे कहाँ घुमाने ले चलोगे रिचर्ड? मुझे जलते गाँव की सैर कराओगे? मतलब वो उससे सवाल पूछती है कि मैं कुछ भी देखना नहीं चाहती, कहीं भी जाना नहीं चाहती। लीजा कहती है लीजा एक अच्छी जो लेडी है ना? और वो अपने पति को समझाने की कोशिश तो करती है, लेकिन पति कहाँ मानने वाले हैं। आगे बापू ने कहा कि हिंसा मत करो। अब फ़साद के वक़्त मुझ पर कोई हमला कर दे तो मैं क्या करूँ? क्या उस वक़्त मैं उसके सामने हाथ जोड़ जोड़ दूँ? मार ले भाई, गर्दन झुका दूँ? काट ले भाई, क्या करूँ?
ये कौन कहता है? कश्मीरी लाल कहता है, ठीक है? कश्मीरी लाल ने कहा है कि बापू ने तो ये कह दिया कि हिंसा मत करिए, है ना? लेकिन क्या अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, कोई मुझे आकर के सामने से मारने लगे, तो क्या मैं उस पे पिट लूँ, हैं? क्या अपनी गर्दन झुका दूँ, भई काट ले जा मेरी गर्दन। तो ये कश्मीरी लाल का कथन है। आगे है, गांधी जी ने यह नहीं कहा, यह कहीं भी नहीं कहा कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब ही ना दो। ये शंकर लाल कहते हैं, है ना? कि गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने हिंसा का विरोध किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई तुम पर हमला करे, तो उसका तुम जवाब ना दो। ये शंकर लाल जी उनकी जो है सफाई पेश कर रहे हैं। आगे है, बंतो तेरा रब्बा राखा, सरबत दा रब्बा राखा। ये इसमें कुछ पंक्ति है, इनको याद रखना। आगे है, कांग्रेस की सदस्यता के नियम क्या थे? उस समय कांग्रेस का सदस्य अगर कोई बनना चाहता था, तो उसके जो नियम है वो यहाँ पर दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता हो, ठीक है? जो सदस्य बनेगा उसको 4 आने सालाना चंदा देना पड़ता था, है ना? 4 आने में कितना होता है? ये अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लेना, है ना? 4 आने में शायद 4 चवन्नी होती होंगी, मैं भी थोड़ा-सा इसको नहीं जानती हूँ। शुद्ध हाथ की कती हुई, हाथ की बुनी हुई खादी पहनता हो और चरखा कातता हो, ठीक है? कांग्रेस की सदस्यता के ये नियम थे, वही इंसान कांग्रेस का सदस्य बनेगा जो साल में 4 आने चंदा देगा और जो शुद्ध हाथ की कती हुई, हाथ की बुनी हुई खादी पहनेगा और चरखा भी कातता हो। कांग्रेस कमेटी का प्रभात फेरी में गाया गया सबसे पुराना जाने वाला सबसे पुराना गीत जिसे अक्सर मास्टर रामदास या फिर देसराज गाते थे। जरा भी लगन आजादी दी लग गई जिन्हें दे वंदे विच ओह मजनू बंदे फिरदे ने हर सहरा हर वंदे विच। ये जो पंक्तियां हैं याद रखना और ये किसके द्वारा गाई गई हैं? मास्टर रामदास और देसराज इसको गाते थे प्रभात फेरी में, कांग्रेस कमेटी की प्रभात फेरी में गाते थे। आगे भीष्म सानी जी के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। इनके अन्य उपन्यास और जीवन। तो इनका जो जन्म है 1915 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 2003 ईस्वी में। आगे है इनके अन्य उपन्यासों को देख लीजिए। झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी और जय हिंद की सेना 2010 ईस्वी। तो ये इनके अन्य उपन्यास हैं, इनको अच्छे से याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बार-बार आपसे क्रम से पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना और इसके अलावा अगर आप मेरे ये क्लास आपको पसंद आती है, पूरी तैयारी आपको करनी है यूजीसी नेट, एमपी सेट या फिर प्रोफेसर की, तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लासेस रहेंगी। यहाँ पर टारगेट जून 2026 हमारा रहेगा जिसमें कॉम्बो बैच आपको अभी मिल रहा है, ऑफर में है। केवल और केवल जो इसकी दोनों एक पेपर की जो फीस है ना, वो दोनों पेपर की इस वक़्त ली जा रही है केवल ₹1299। ऑल यूनिट थ्योरी क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी जैसे हम पढ़ा रहे हैं अभी और 7 इयर्स के पीवाईक्यू लाइव एंड रिकॉर्ड क्लास मिलेगी। 2000 बोथ पेपर के यानी दोनों पेपर के मिला करके 2000 वन लाइनर भी करा दिए जाएँगे। बोथ पेपर के 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएँगे और वैलिडिटी रहेगी इसकी 7 मंथ। तो आपको पेपर फर्स्ट और हिंदी दोनों पढ़ने को एक जगह मिल जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो भई ज़रूर जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी आती है, आप जुड़ना चाहते हैं, आपका मन है ना? तो ये नंबर मैं यहाँ पर दे रही हूँ, इस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मतलब कमेंट तो आप वीडियो के नीचे कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, शिक्षा कॉम्पिटिशन ऐप को डाउनलोड करिए और जा कर के जुड़ जाइए। इतना अच्छा मौका ना आपको दोबारा नहीं मिलना है।